वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में पीटीआई का एहतजाज, रेंजर्स अहलकारों को गाड़ी से कुचलने का केस। थाना रमना में बानी पीटीआई और बुशा बीबी के खिलाफ तहरीक कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी की 10 मुख्तलिफ दफात शामिल की गई। मुकदमा सिंध रेंजर्स अहलकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मतन के मुताबिक मंसूबा अडयाला जेल में बनाया गया। रेंजर्स अहलकारों की हलाकत का वाकया बानी पीटीआई की इमा और हुक्म पर हुआ। जेल में पीटीआई क़यादत के जरिए मंसूबा बनाया गया। मंसूबे के गवाहान, कुछ कैदी, जेल में खुफिया पुलिस के मुलाजमीन हैं। बानी पीटीआई के हुक्म की तामील बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर ने की। उमर अयूब, शेख वकार, सलमान अकरम ने हिकमत अमली बनाई। मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, राउफ हसन, हमाद अजहर और दीगर क़यादत ने हुक्म की तामील की। बुशरा बीबी और दीगर मुल्जिमान ने वीडियो पैगाम के जरिए आवाम को मुश्तइल किया। एहतजाज में एक नामालूम ड्राइवर की गाड़ी ने 3 रेंजर्स अहलकारों को कुचल दिया था। तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, जानना चाहते हैं गोली चलाने का हुक्म किसने दिया। हम शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी को जिम्मेदार समझते हैं। असद कैसर ने कहा, मुज़ाकरात की भीख नहीं मांग रहे, हुकूमत ड्रामे कर रही है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा का कहना था, माइनस बानी पीटीआई मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं होगा। 9 मई हुआ था उसके ऊपर भी जुडिशल कमीशन, 24 नवंबर का जुडिशल कमीशन। हम लोग तहकीकात करना चाहते हैं कि शूट टू किल ऑर्डर किसने दिया, गोली किसने चलाई, क्यों चलाई। हम इसका जिम्मेदार शहबाज शरीफ को ठहराते हैं और मोहसिन नकवी को। इन्होंने गोली चलाने का ऑर्डर किया, इस खून का जवाब इनको देना पड़ेगा। अभी आपने देख लिया हुकूमत की रवैया कि वो मजाक कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं और कहते हैं कि ये मुज़ाकरात के लिए भीख मांग रहे हैं। कोई भीख हम नहीं मांग रहे हैं। जब हम कहते हैं कि बात करते हैं तो फिर आप ड्रामे शुरू करते हो, जब हम कहते हैं कि नहीं करते तो और ड्रामे शुरू करते हो। ड्रामेबाजी छोड़ो, किसी की बाप का मुल्क नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम का मुल्क है। पाकिस्तान की बका के लिए कमेटी बनी, इसे कतन ये रंग न दिया जाए कि ये किसी मजबूरी की बुनियाद के ऊपर या दबाव के अंदर आकर ये कमेटी बनी है। माइनस इमरान खान कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा कर दिया जाए। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। आईनी बेंच ने समाअत का हुक्म जारी करते हुए कहा, जिन मुल्जिमान को रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा कर दें। जिन मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल हो चुका उन्हें फौजदारी अदालतों में मुंतकिल करें। सजा पाने वाले अफराद फौजदारी अदालतों में अपील का हक रखते हैं। फौजी अदालतों के हतमी फैसले सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तिवा अपीलों से मशरूत होंगे। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तिफसार किया, क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को इस ज़िम्मे में लाया जा सकता है। फौज में कोई जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से जाता है, उसे इल्म होता है कि इस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हुकूक मैसर नहीं होते। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, फौज में कोई भी जुर्म की नियत से नहीं जाता, बुनियादी हुकूक जुर्म करने पर ही खत्म होते हैं। जस्टिस मंदुखेल ने पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट फैसले के दीगर पहलू का भी जायजा ले सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, फरीकैन अपनी मारूजात तक महदूद रह सकते हैं लेकिन अदालत नहीं। आईनी बेंच ने समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। 26वीं आईनी तरमीम का केस जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनने का इंदिया दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, पहले हफ्ते ये केस खत्म हुआ तो 26वीं तरमीम का केस जनवरी के दूसरे हफ्ते सुनेंगे। हमारे पास आईनी तरमीम समेत बहुत से मुकदमात पाइपलाइन में हैं। शहीदों की यादगारें और तैयारे जलाने वाले कहते हैं हम सिविलियन हैं। आपने वो काम किया जो सिविलियन नहीं करते। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, एक पार्टी सरबराह को फांसी चढ़ाया गया, शहीद बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया गया, किसी ने ये काम नहीं किया। अदालत फैसला करेगी आर्मी एक्ट का दायरा कार कहां तक होगा। दो लोग फौजी इंस्टॉलेशंस का रुख करते हैं, 200-250 तनसीबात पे हमले करते हैं, यादगारें जला देते हैं, शौदा की तैयारे जला देते हैं, फौजी और कमांडर का घर जला देते हैं, GHQ पे चढ़ होते हैं। उसके बाद वो कहते हैं हम सिविलियन। ये काम सिविलियन नहीं किया करते। एक पार्टी के सरबराह को फांसी चढ़ा दिया गया, उन्हीं की एक बहुत बड़ी लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद यहाँ कत्ल कर दी गई दिन दहाड़े। किसने ये काम किए हैं जो आप कर रहे हैं और आप कहते हैं जी कि हम सिविल।
सुप्रीम कोर्ट से जो हुक्म आया यही मुतवक्के था। सेनेटर फैसल वाडा का रद्द-ए-अमल, कहा इसमें कोई हैरत या चौंकने वाली बात नहीं। सजाओं का सिलसिला जो अब शुरू होगा वो रुकने का नाम नहीं लेगा। अदालतें मुल्क की उतनी ही वफादार हैं जितने हम और आप या मिलिट्री। फैज़ हमीद समेत तमाम मुल्जिमान का ट्रायल एक ही जगह होगा। मई का जो वाक़या है, जो रियासत के खिलाफ काम हुआ था, मुल्क के खिलाफ हुआ था, मुश्किलात और तकलीफ और सजाओं का मरहला अब शुरू होगा, रुकने वाला नाम नहीं लेगा। ये तो एक्सपेक्टेड था, शॉकिंग भी नहीं है, सरप्राइजिंग भी नहीं है। अदालतें जो है वो भी मुल्क की उतनी वफादार है जितने आप और मैं या अफवाज है या बाकी लोग हैं। मेरा अपना ख्याल है कि ये बहुत ही ज्यादा स्पीडी ट्रायल अब होंगे, शिकंजे से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। 87 का तो ऑर्डर हो जाएगा अभी कोर्ट के थ्रू, और बाकियों का ट्रायल शुरू होकर उनका भी उनकी सजाएं मुतय्यन हो जाएंगी। सबके लिए एक सबक है, ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें नफरतों के अंदर हम अपनी रियासत और मुल्क को नुकसान पहुंचा दें, अपनी अदलिया को नुकसान पहुंचा दें। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी, 43 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है 12 और 13 दिसंबर की रात लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 6 खारिजी मारे गए। KP में 9 दिसंबर से अब तक 18 खवारिज मारे जा चुके हैं। बलूचिस्तान में 13 दिसंबर को फोर्सेज और दहशतगर्दों में जो झड़पें हुई। मूसा खेल और पंजगोर में ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का बताना है बलूचिस्तान में 9 दिसंबर से अब तक 25 दहशतगर्द मारे गए हैं। अमन के क़याम तक ऑपरेशन जारी रहेंगे और सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मौलाना फजल रहमान की नाराजगी की वजह सामने आ गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर 8 एतराज़ात किए थे। सदर ने कहा मदरसों के मामले में आलमी सतह के उमूर नज़र रखे जाएं। बिल की मंजूरी से FATF रेटिंग्स कम हो सकती हैं, आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में डाकुओं ने ऑनलाइन राइडर को कत्ल कर दिया। मुलजिमों ने मोबाइल छीना, मज़ाहमत पर गोली मार दी। मज़ीद जानते हैं सलमान लोधी से। बताइए सलमान, इस वाक़े से मुतालिक। देखें, गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चौरंगी के करीब ये फायरिंग का वाक़या पेश आया है। ऑनलाइन राइडर की शनाख्त फाद हुसैन के नाम से हुई है। कोरंगी का ये रिहायशी है। वहाँ पर ये खड़ा हुआ अपनी राइड ही की तलाश कर रहा था। मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुसल्लह डकैत आए। नौजवान की जानिब से मुज़ाहमत की गई। CCTV फुटेज जो सामने आई है इसको मुज़ाहमत करते हुए देखा जा सकता है। फहद ने एक मुबैना डकैत को पकड़ने में कामयाब हुआ तो उसके दूसरे साथी ने फायरिंग करके इसे कत्ल किया। फहद मौके पर ही इंतकाल कर गया। मकतूल इससे कुछ छीन तो ना सके, अलबत्ता ये जान की बाजी हार गया। रवा बरस डकैतों की फायरिंग से जाबाज अफराद की तादाद शहर कायद में 110 से ज़ायद पहुंच गई है। मकतूल की लाश सलमान, ये बताइए कि जिस जगह ये वाकया हुआ है थाना कितनी दूर था यहाँ से? यहाँ से थाना कुछ मिनटों के फासले पर है। गुलिस्तान जौहर थाने की हदूद लगती है। मुनव्वर से अगर बात की जाए तो 2 रोड फासले पर थाना है। अहम बात यह है कि गुलिस्तान जौहर का ये रिहायशी इलाका और मरकजी शाहरा के साथ ये फायरिंग का वाक़या पेश आया है। यहाँ पर दिन के औकात जब ये फायरिंग का वाक़या पेश आया तो खासा ट्रैफिक भी होता है। अहम बात यह है कि दिन दिहाड़े होने वाले टारगेट किलिंग के इस फायरिंग के वाक़े के बाद मुसल्लह डकैत बाआसानी फरार हो गए। शाहराहों पर पुलिस की नफरी ना होने की वजह से मुलजिमान बाआसानी फरार हुए। CCTV फुटेज इसकी मदद से पुलिस इनकी शनाख्त और गिरफ्तारी की कोशिशें कर रही है। अच्छा सलमान, वैसे पुलिस हुकाम की जानिब से कहा जा रहा था कि इस किस्म के वाक़यात पर ज़ीरो टॉलरेंस होगी और इस किस्म के वाक़यात के खिलाफ इक़दाम किए जाएंगे, तो फिर कहाँ है वो इक़दाम? देखिए, पुलिस की जानिब से सिर्फ रवायती बयानात और केसों पर काम किया जा रहा है। इस केस के बाद भी पुलिस की जानिब से रवायती तौर पर जो क्राइम सीन यूनिट को तलब किया गया और पुलिस इब्तदाई तौर पर यह कह रही थी कि ज़ाती दुश्मनी भी हो सकती है। अलबत्ता जब CCTV फुटेज सामने आई तो पुलिस को होश आया और पुलिस की जानिब से कहा गया ये वाक़या स्ट्रीट क्राइम की वारदात है। अब जो मौके पर मौजूद पुलिस थाना अफसरान होते हैं वो डकैती की वारदात को ही छुपाना शुरू कर देते हैं और आला हुकाम को ये बताते हैं। ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना भी वाक़यात को करार दे दिया जाता है। लेकिन जब CCTV फुटेज सामने आती है तो उसमें मालूम होता है कि डकैती के वारदात के दौरान एक और शहरी को कत्ल कर दिया गया। डकैती पर आला हुकाम नोटिस लेते हैं और पुलिस अफसरान के खिलाफ शिकायतें और उनकी कार्रवाइयां भी होती हैं। अलबत्ता ज्यादातर केसों में शहर कायद में ये हो रहा है कि पुलिस अफसरान वाकयात ही को छुपाना शुरू कर देते हैं और डकैती के ज्यादातर मकतूल के बारे में अब तक क्या मालूमात सामने आ सकी हैं? मकतूल कहाँ का रिहायशी था? इसकी फैमिली के बारे में कुछ पता चला?
देखिए, इसकी लाश जिला अस्पताल में मौजूद है और उसके अहले खाना भी वहाँ पे पहुंचे हैं। कोरंगी का ये रिहायशी था, ऑनलाइन बाइक या राइडर चलाकर ये अपना रोजगार हासिल करता था। आज गुलिस्तान जौहर में भी अपने रोजगार के सिलसिले में मौजूद था। शहर के ऐसे मुख्तलिफ शाहराहों पर ज्यादातर ऑनलाइन काम करने वाले राइडर्स हैं, चौरंगियों पर ही मौजूद होते हैं और मोबाइल फोन खोलकर बैठे हुए इस इंतजार में होते हैं कि कोई राइड आया, फौरन से क्लिक करके उस राइड को, मुसाफिर को लेकर जाएं। ये अपने रोजगार के सिलसिले में वहाँ पर मौजूद था जिस वक्त ये फायरिंग का वाक़या पेश आया, डकैतों ने इसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अपडेट करने के लिए शुक्रिया सलमान। कराची कोरंगी नासिर जंप पर ट्रेलर ने कमसिन बच्चे की जान ले ली। ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर से खातून की गोद में बैठा बच्चा गिरकर जाँ बहक हो गया। पुलिस ने ट्रैफिक हादसे के जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कराची में ट्रैफिक हादसे, पुलिस चीफ ने तामीराती काम को जिम्मेदार ठहरा दिया। जावेद आलम ओढ़ू ने कहा, हादसों में इजाफे की वजह तामीराती काम है। ज्यादातर हादसे डंपर ड्राइवर की कोताही की वजह से होते हैं। सड़कें बन रही हैं जिसकी वजह से डंपर्स को रियायत देना पड़ती है। 80% मोटरसाइकिलों के पीछे लाइट नहीं, 70% मोटरसाइकिल वाले हेलमेट नहीं पहनते। अब दोबारा डेवलपमेंट फेज में है क्योंकि रोड्स नए बन रहे हैं। खुदाई का भी डेबरी जो है उठाने के लिए आपको डंपर चाहिए, मटीरियल को लाने के लिए भी आपको डंपर। मिसाल के मलीर एक्सप्रेस वे बन रहा है, इसके लिए हमें एग्जेम्पशन देनी पड़ती है डंपर्स को। 57% फैटलिटीज़ मोटरसाइकिल को होती हैं। बाकी चीज़ों के अलावा डंपर ड्राइवर की रेश, नेग्लिजेंट ड्राइविंग, जिस पे हम बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ आ रहे हैं। तकरीबन 80% बैकलाइट नहीं होती, 75% हेलमेट नहीं पहनते। कराची में जल्द इलेक्ट्रिक टैक्सियां चलेंगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। चीन और पाकिस्तानी सरमायाकारों में तवानाई और ज़राअत के कई मंसूबों के MOUs पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का खिताब। बोले, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कई मंसूबे कामयाबी से जारी हैं। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कामयाबी से चल रहे हैं। चाइनीज़ कंपनी जो ये डेलीगेशन आए, इन्होंने जिन फील्ड में कहा कि इंटरेस्टेड हैं तो उनमें हमने कहा कि उनको सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट एक मेडिकल सिटी बनाना चाहते हैं। 50,000 नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। हुकूमत सिंध ने कहा कि हम आपकी मुकम्मल तौर पर हर किस्म की को आपको सहूलत फराम करेंगे। सिक्योरिटी हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध इनको फराम करेगी। पाकिस्तान की पहली EV टैक्सीज जो हैं कराची में शुरू करेंगे। इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से फिर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर कहा, मुल्क के लिए खेलना बड़ा एजाज़ रहा। पाकिस्तान की जर्सी में गुजारा हर लम्हा नाकाबिल फरामोश है। इमाद ने T20 वर्ल्ड कप से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस ली थी, लेकिन इवेंट में अच्छी परफॉर्मेंस न दे सके। मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। कल ओपनिंग इसकी वहाँ है जो कि 29 दिसंबर तक जारी और सारी रहेगी और इसके अंदर ज़ुहैर नसीर साहब के साथ इस मुल्क के मायनाज क्रिकेटर्स, जिसमें मैं हारून रशीद साहब का नाम लूँ वो इसमें शामिल है, इसमें जावेद मियाँदास साहब इसमें शामिल हैं, हमारे मुदस्सिर सादिक मोहम्मद साहब इसमें शामिल हैं, तौसीफ अहमद साहब इसमें शामिल हैं और ख़ास तौर पर जो इस वक्त कल मैचेस होने जा रहे हैं उसमें मैंने भी फिर आगे बढ़कर ये किया कि जो कराची नाइट्स जो टीम थी उसे हमने अपने जो IT के नौजवान हैं उनके नाम करते हुए, तो कल के इन सारी टीमों में एक टीम जो है वो गवर्नर इनिशिएटिव। और बात हो जाए मौसम की, मुल्क भर में जाड़े ने धूम मचाई हुई है। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सड़कें, मकान और दरख्त बर्फ से ढक गए हैं। सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई। इस दौर में दर्जा हरारत -11 और स्कर्दू में -9 तक पहुंच गया। शुमाली बलूचिस्तान भी शदीद सर्दी की लपेट में है। कोयटा में पारा -6, कल्लात और ज़ारत में -5 तक गिर गया। कराची में भी सर्दी की लहर बरकरार है। पारा 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। सर्दियों की सौगात कीनू मार्केट में आने के लिए तैयार है, लेकिन हालिया स्मोग ने कीनू की फसल को नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। दानियाल इकबाल की रिपोर्ट।
پاکستان کا شمار مالٹے اور کینو پیدا کرنے والے چھٹے بڑے ملک کے طور پر ہوتا ہے۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح ملتان میں بھی نارنجی کی مختلف اقسام جیسے کینو فروٹر اور مالٹے کے روپ میں مارکیٹ میں آنے کے لیے تیار ہیں، مگر کسان حضرات کینو کی فصل میں نمایاں کمی کے باعث پریشان ہیں۔ پچھلے سال کی نسبت سے اس سال پھل بہت تھا، لیکن سموک کی وجہ سے جو 10 دن پہلے سموک پڑی نا، اس کی وجہ سے یہ کینو اس سال پھر بھی فصل بہت ہی کم ہے۔ مالٹا اور کینو نظام ہضم کو بہتر بنانے، وزن میں کمی، جلدی امراض میں بھی نہایت مفید ہے۔ تاہم کینو کی فصل مناسب دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ سازگار موسمی حالات بھی طلب کرتی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اس بار کینو کی فصل بھی شدید متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کسان شدید مالی مسائل کا شکار دکھائی دے رہے ہیں۔ کیمرہ مین عثمان علی کے ساتھ دانیال اقبال، ARY نیوز، ملتان۔ اور ایڈونچر کے شوقین سیاح ہو جائیں تیار، دنیا کے بلند ترین ہاٹ ایئر بیلون کو بالاکوٹ سے لانچ کر دیا گیا ہے۔ ہاٹ ایئر بیلون پاکستان میں پہلی مرتبہ لایا گیا ہے، جسے رپورٹ کیا ہے طاہر شہزاد نے۔ تاریخی مقام بالاکوٹ میں پاکستان کے پہلے ہاٹ ایئر بیلون کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا، جو ونٹر ٹورزم اور بین الاقوامی سیاحت کے فروغ میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ ایک اٹریکشن پیدا ہوگی سیاحوں کے لیے بھی، یہاں مقامی لوگوں کے لیے بھی، اور پاکستان اور بیرونی ممالک سے جو لوگ یہاں آتے رہیں، اس میں مزید بھی اضافہ ہوگا، جاب بھی کریٹ ہوگی اور نوجوانوں کی صلاحیتوں کا اظہار بھی ہو رہا ہے۔ ایڈونچر کے شوقین سیاحوں کو اب بیرون ممالک جانے کی ضرورت نہیں، ہاٹ ایئر بیلون میں بیٹھ کر دریائے کنار سمیت باغان ویلی کے بلند و بالا سیاحتی مقامات کے دلکش نظاروں سے خوب لطف اندوز ہو سکیں گے۔ ترکی، تھائی لینڈ اور چائنا جیسے ممالک دنیا بھر سے ہاٹ ایئر بیلون کے ذریعے سیاحوں کی دلچسپی حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ طاہر شہزاد تنولی، ARY نیوز، بالاکوٹ، مانسیرا۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ خوش آمدید۔ خبر ہے پاک پتن سے، جہاں ملزم نے حاملہ بیوی کو نہر میں پھینک کر قتل کر دیا۔ ملزم کی نشاندہی پر تھانہ فرید نگر کی حدود میں نہر سے لاش برآمد کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں امداد حسین سے۔ بتائیے امداد حسین۔ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ محلہ شاہد نگر میں پیش آیا، جہاں پر محمد احمد نے اپنی بیوی کو ناجائز تعلقات کے شبہ میں 8 پولیس نے اس کا۔ امداد، آپ کی آواز ہم تک ٹھیک سے پہنچ نہیں پا رہی ہے، آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے۔ پاک پتن میں ملزم نے حاملہ بیوی کو نہر میں پھینک کر قتل کر دیا۔ ملزم کی نشاندہی پر تھانہ فرید نگر کی حدود میں نہر سے لاش برآمد کر لی گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔